आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भव्य प्रतिमा का बता दें कि अनावरण किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में आयोजित विशाल जनसभा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ఆయన తన కవిత రూపంలో సమాజంలో ఉంటున్న వేదనని తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. అదే విధంగా ఒక అద్భుతమైన రాజకీయ నాయకుడిగా అనేక పథకాలు। और इसके साथ ही बता दें कि अटल जी राष्ट्र निर्माण के प्रतीक, जहां उनकी मूर्ति का बता दें कि अनावरण किया गया और यहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे और अन्य लोग भी यहां मौजूद रहे, जहां बता दें कि माला पहनाकर उनकी मूर्ति पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। విలువల కారణంగా, ఆశయాల కారణంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు కూడా వారిని గౌరవించేవారు। उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को सबसे पहले रखा और कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ఆయన ఎప్పుడు కూడా దేశక్షేమము గురించే ఎప్పుడు ఆలోచించారు, తన వ్యక్తిగత స్వార్థం గురించి అన్ని సంవత్సరాల రాజకీయంలో ఏనాడు ఆలోచించలేదు। అన్నిటికన్నా ప్రాథమికంగా ఈ దేశ సంక్షేమము, దేశ అభివృద్ధి గురించి మాత్రమే వారు ఆలోచించారు। 1996 में जब उनकी सरकार को विश्वास मत में जाना पड़ा, तो उस समय के उनके भाषण में राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण की स्पष्ट झलक देखने को मिली है। 1996లో ఏనాడైనా ఆనాడు ఈ అవిశ్వాస తీర్మానంలో వారు రాజీనామా చేయాల్సిన సందర్భంలో ఈ దేశం పట్ల వారికి ఉన్న అత్యంత భక్తి శ్రద్ధల్ని వారి ప్రసంగం ద్వారా వారికి తెలియజెప్పారు। उनके भाषण की ये पंक्तियां सदैव अमर रहेंगी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश हमेशा रहना चाहिए। వారు ఆ సందర్భంగా చెప్పారు, ప్రభుత్వాలు వస్తాయి పోతాయి, పార్టీలు సృష్టించబడతాయి, నశించబడతాయి, కానీ ఈ దేశం మాత్రం వైభవంగా ఉండాలి, ఈ దేశం వైభవం శాశ్వతంగా ఉండాలని వారు ఆనాడు చెప్పారు। देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल जी ने भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 37 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बता दें कि सुगंध एवं औषधीय पौधों के क्षेत्र मल्य राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम के दौरान 5 सैटेलाइट और सेंटरों और इसके साथ ही प्रयोगशाला का शिलान्यास किया गया, जबकि सैटेलाइट सेंटर बता दें कि बुआवाला का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। सीएम धामी ने कहा कि ये नीति किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार देने और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने में मील का पत्थर साबित होगी। सच में आज आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में आज देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। और जो 2026 आज महक नीति की हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, अनेक सेंटरों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सुगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि आज हम अपने अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमएसएस परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज हम सुगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच भी एक आज महत्वपूर्ण एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, आपसी समझौता हुआ है, जो तिमूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार
उपलब्धता को नई दिशा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, फसल कटाई एवं प्रसंस्करण में सहायता, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, फसल बीमा, किसानों के लिए गुणवत्ता परीक्षण सेवाएं तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसान इनके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों और हम इस नीति के प्रथम चरण में 7 एरोमा वैलियों का विकास करेंगे, जिसके बारे में भी बताया कि जहां पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली और अल्मोड़ा में डेमस रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। हमने इसके माध्यम से राज्य में लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर 90,000 से अधिक, लगभग 1 लाख किसानों को, मैं कहूंगा कि 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख किसानों को इस मिशन से, इस उत्पादन से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को 100 करोड़ रुपए से, जहां 2002 के आसपास इसका टर्नओवर 1 करोड़ होता था, आज 100 करोड़ पर पहुंचा है। तो ये लगभग 10 वर्षों के बाद 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में हमको सफलता मिलेगी, जिससे न केवल हमारे किसान भाइयों की आय में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हो सकेगी, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी, एक नया मार्ग मिलेगा और किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए अनेक नियोजन किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं और अब भारत तेज गति से संकल्प से सिद्धि प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा हमारे किसानों की आय दोगुना करने के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जहां आज देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में भी अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फसल बीमा योजना, किसान मानधन योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद-बूंद ड्रिप इरिगेशन, बूंद-बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसानों को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वहीं प्राकृतिक खेती को और प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम जहां प्रदेश में किसानों को
3 लाख रुपए से तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी इसमें प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमने किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का काम भी किया है। साथ ही हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का हमने प्रावधान किया है। उसमें भी तेजी से अब काम हो रहा है और मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि इसके अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और किसानों को गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल में हमने गन्ना किसानों के रेट में भी 30 रुपए, गन्ने के रेट में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो अभी तक का सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके अतिरिक्त हमने उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा आधारित खेती को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिल रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही है। हाल ही में हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, एप्पल मिशन, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है और इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सुगंध उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए जहां काशीपुर में 40 एकड़ में एरोमा परफ्यूमरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए से एरोमा पार्क भी विकसित कर रहे हैं। यही नहीं, हम हाउस ऑफ हिमालय के माध्यम से सुगंध तेलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। और मैं अब जब भी कहीं भी किन्हीं भी महानुभावों से विशिष्ट अवसरों पर मिलने जाता हूं तो मैं अपने यहाँ का ही जो बना हुआ परफ्यूम है, जो हाउस ऑफ हिमालय के अंतर्गत इसको आजकल मार्केट में लाया जा रहा है, मैं वही भेंट करता हूं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद
ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। सैंतालीसवीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में अब पलायन की जगह वापसी का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है और लोग रोजगार के लिए फिर से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की होम स्टे योजना और कीवी मिशन और बागवानी से जुड़ी योजनाएं लोगों को आकर्षित कर रही हैं। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्बोधन में भी कहा कि 30 से ज्यादा नीतियां बनाई गई जो कहीं न कहीं रोजगार परक या रिवर्स पलायन को कराने के उद्देश्य हैं, ताकि लोग आए अपने घर पर, चाहे एप्पल मिशन हो या कीवी मिशन है, या अभी आपने पिछली कैबिनेट में देखा कुक्कुट पालन को लेकर भी काफी सब्सिडी की गई पाली हाउस में। देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि केवल उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का और जो कार्य निवेश का सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने आ गया लेकिन परिवार ने सहन किया। आज रवीश कुमार से लेके आप प्रसून वाजपेयी से लेके और कितने पत्रकार कई तो चले गए। उत्तराखंड के ऐसे पत्रकार हैं जिनको जेल हो रही, आज लेखकों को जेल हो रही। कभी नौचंदी नारायण लगा, क्या नारायण दत्त जी ने कोई कार्रवाई की? आज कोई लिख के दिखा दे किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसको जेल हो जाएगी, कल को पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो ये हालात इस प्रदेश के हैं, इसलिए डर लगता है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। प्रदेश सरकार द्वारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 17 दिसंबर से अगले 45 दिनों तक प्रदेश भर में संचालित होगा। अभियान के तहत न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर कैंप लगाए जाएंगे, जहां आम जनता को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभागों की सहभागिता रहेगी। इन शिविरों में शिकायतों का निस्तारण, योजनाओं से जुड़ी जानकारी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
केदारनाथ धाम की हेली सेवा को लेकर यात्रियों के लिए महंगाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगली यात्रा में श्रद्धालु को हेली टिकट के लिए ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। दरअसल बता दें कि केदारनाथ हेली सेवा के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि वर्ष 2023 में हेली कंपनियों से किया गया करार यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यूकेडा द्वारा हेली सेवाओं की सख्त निगरानी की जाएगी और सुरक्षा मानकों को पहले से अधिक कड़ा किया जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते प्रतिदिन उड़ानों की संख्या और यात्रियों की संख्या सीमित की जा रही है और कम उड़ानों और सख्त नियम लागू होने से किराए में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि टेंडर में बदलेगी हेली सेवा की शर्तें, जहां बता दें कि किराया बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और इसके साथ ही बता दें कि केदारनाथ धाम की हेली सेवा में अब बता दें कि यात्रियों के लिए महंगाई बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगली यात्रा में श्रद्धालु को हेली टिकट के लिए ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है। दरअसल केदारनाथ हेली सेवा के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि वर्ष 2023 में हेली कंपनियों से किया गया करार यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यूकेडा द्वारा हेली सेवाओं की सख्त निगरानी की जाएगी और सुरक्षा मानकों को पहले से अधिक कड़ा किया जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते प्रतिदिन उड़ानों की संख्या और यात्रियों की संख्या सीमित की जा सकती है और कम उड़ानें और सख्त नियम लागू करने से किराए में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। खटीमा में तुषार हत्याकांड के मुख्य आरोपी बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह मुठभेड़ रात करीब 1 बजे और इसके साथ ही ईंट भट्टे के पास हुई, जहां आरोपी छिपा हुआ था। पुलिस का सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और खुद को घिरा देकर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया। खटीमा तुषार हत्याकांड मामले का खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में घायल किया गया और इसके साथ ही अपने आप को गिरा देखते बता दें कि आरोपी ने पुलिस पे फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और इसके साथ ही बता दें कि आरोपी को ढेर कर दिया है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों,